स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एसएसटी टॉपिक्स विद दिव्या में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ जिसका नाम है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति वाला टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे क्लास 9th इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि स्पेशली ये वीडियो जो है क्लास 9th के लिए है। ओके, ये मैंने क्लास 9th की जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें से मैंने कुछ लिया हुआ है। फ्रांसीसी क्रांति का लिखा मैंने अपने तरीके से है इसमें, ताकि आप लोगों को आसानी हो याद करने में और समझने में आसानी हो, इसलिए मैंने अपने तरीके से इसमें लिखा हुआ है। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपकी ही बुक से ली हुई हैं। यहाँ पे जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपकी ही बुक से यहाँ पे ली हुई हैं। ओके, बाकी मैंने जो है अपने तरीके से समझाया है ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। देखिए, ये क्लास 9th का है। स्पेशली अगर आप किसी और क्लास में हैं, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या आप 10th या 11th 12th में हैं और आपके में ये फ्रांसीसी क्रांति वाला टॉपिक है या चैप्टर है, तो आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति वाला टॉपिक है आप हर क्लास में सेम ही पढ़ेंगे। वैसे स्पेशली ये क्लास 9th का है। अगर आप और क्लास में हैं तो आप भी देख सकते हैं इसे। देखिए मैंने किस तरीके से इसमें कराया हुआ है। यहाँ पे देखिए, मैंने देखिए जो आपकी जो क्लास 9th की बुक है उसमें एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा हुआ है, मतलब एक कहानी के रूप में लिखा हुआ है, जो आपको शायद पढ़ने में थोड़ा बोरियत होगी उसको पढ़ने में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में लिखाया हुआ है। देखिए किस तरीके से है ये क्वेश्चन। अगर आप अच्छे से देखते हैं और समझते हैं तो शायद आपको फ्रांसीसी क्रांति पूरी जो है अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। देखिए, जो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्रांति क्या होती है। क्रांति क्या होती है? क्रांति का मतलब एकदम से आप ये मत सोचिए कि क्रांति जो है एक घमासान युद्ध है, लोग लड़ रहे हैं। ये सिर्फ युद्ध ही नहीं, हालांकि हाँ, युद्ध को भी क्रांति ही बोला जाता है। एक जो युद्ध होता है, गोलीबारी होती है या जो युद्ध होता है, उसको भी एक क्रांति ही बोला जा सकता है। लेकिन जो क्रांति का जो मेन जो अर्थ है वो ये है कि क्रांति का मतलब एक तीव्रगामी एक परिवर्तन होता है। एक परिवर्तन, क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन। ओके, तो देखिए पहला प्रश्न मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो क्या है? फ्रांसीसी क्रांति कब और कहाँ हुई थी? देखिए कहाँ हुई थी ये तो आपको क्वेश्चन को देख के ही पता चल गया होगा कि फ्रांस में हुई होगी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है फ्रांसीसी क्रांति कब और कहाँ हुई थी। इसका उत्तर देखिए, फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। देखिए ये 9th की क्लास में लिखा हुआ है। 9th की जो बुक है उसमें लिखा हुआ है कि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो 14 जुलाई 1789 को हुई थी। हालांकि जो फ्रांसीसी क्रांति थी वो एक ही दिन में पूरी नहीं हुई, क्योंकि ये जो क्रांति थी ये लगभग 9-10 साल तक चलती रही। ये क्रांति जो है 9-10 साल तक चलती रही। इसलिए ये कहना वो नहीं है, उचित नहीं होगा कि ये क्रांति जो है सिर्फ 14 जुलाई को ही पूरी हो गई थी, क्योंकि ये क्रांति लगभग 9-10 साल तक चली, लगभग 1799 तक चली थी। इसलिए लेकिन आपको अगर आप 9th क्लास में हैं तो आपको वहाँ पे अगर डेट लिखने के लिए बोला है तो आप ये लिखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति जो है 14 जुलाई 1789 ईस्वी में फ्रांस में हुई थी। फ्रांस में हुई थी क्योंकि जो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती है वो 14 जुलाई से ही होती है। 14 जुलाई का दिन जो है एक महत्वपूर्ण दिन है, इसलिए जो है 14 जुलाई लिखना आपको बहुत ज़रूरी होगा। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा प्रश्न देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ का समाज कितने एस्टेट्स में बटा हुआ था? ये प्रश्न में पूछ रहा है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ का समाज था, फ्रांसीसी समाज, वो कितने एस्टेट्स अर्थात कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था। वहाँ का जो समाज था वो कितनी श्रेणियों में बटा हुआ था। देखिए उत्तर में मैंने लिखा हुआ है। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ का समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ का समाज 3 एस्टेट्स में बटा हुआ था। देखिए वो 3 एस्टेट्स कौन कौन से थे। देखिए ये वीडियो जो है बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको 2 पार्टों में जो है बांटा है, अर्थात 2 भागों में मैंने विभाजित किया है इसे। मैं छोटा छोटा ही बनाऊंगी ताकि आप लोग को भी देखने में अच्छा लगे, क्योंकि अगर वीडियो जो है बड़ा होता है तो आपको भी देखने में जो है बोरियत आएगी, इसलिए मैंने 2 पार्ट में विभाजित किया है इसे। ये पहला पार्ट है, इसमें मैं आपको कुछ मेन चीज़ें बताऊंगी और उसके बाद दूसरा पार्ट लेके आऊँगी मैं इसका ही आपके लिए, फ्रांसीसी क्रांति का ही, स्पेशली 9th क्लास के लिए ही होगा वो भी।
इसलिए मैंने इसे 2 पार्टों में विभाजित किया हुआ है। देखिए, अब देखिए क्या है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ का समाज है कितने स्टेट्स में बटा हुआ था, ये लिखा हुआ है। देखिए, प्रथम जब फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो वहाँ का समाज था वो 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। 3 स्टेट्स यानी कि 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। वो 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी थी? देखिए, प्रथम स्टेट देखिए पादरी वर्ग था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग था। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ का समाज कितने स्टेट्स में बटा हुआ था। ये क्वेश्चन शायद आपके पेपर में भी आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन यही है वहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति में आपके लिए मेन यही चीज़ है कि फ्रांस का जो समाज था वो कितने भागों में विभाजित था वहाँ का। देखिए, 3 भागों में विभाजित था, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रथम स्टेट देखिए क्या है, पादरी वर्ग जो चर्च के प्रमुख होते थे, पादरी वर्ग था। पहला वर्ग जो था पादरी वर्ग था, ये सबसे उच्च वर्ग माना जाता था इसको। ये चर्च के प्रमुख होते थे। अब चर्च क्या होता था, जैसे यहाँ पे हमारे इंडिया में मंदिर होते हैं, मस्जिद होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, तो वहाँ पे क्या था, चर्च होते थे। वहाँ पे अभी भी होते हैं, वहाँ पे चर्च होते हैं। तो चर्च में जो काम करने वाले जो लोग होते थे उनको जो है पादरी वर्ग के लोग कहा जाता था। जो चर्च में जो काम करते थे उन लोगों को जो है पादरी वर्ग के लोग थे, वो उन्हें जो है चर्च के प्रमुख होते थे, इसलिए उन्हें पादरी वर्ग के लोग कहा जाता था। अब द्वितीय स्टेट के लोग देखिए कौन थे, कुलीन या सामंती वर्ग। द्वितीय स्टेट में कुलीन या सामंती वर्ग के लोग थे। अब ये लोग कौन थे, ये लोग वो थे जिनके अधिकार में बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, जिनके अधिकार में बहुत ज़्यादा भूमि होती थी। अभी भूमि किसके द्वारा दी जाती है इनको, राजा के द्वारा इनको बहुत ज़्यादा भूमि जो है दी जाती है, इनके अधिकार में होती है। और ये लोग क्या कराते हैं, ये लोग जो है तृतीय स्टेट के लोग। अब तृतीय स्टेट के लोग कौन है, यहाँ पे देखिए तृतीय स्टेट के लोग कौन हैं, यहाँ पे देखिए। ये जो द्वितीय स्टेट के लोग हैं, कुलीन या सामंती वर्ग के लोग, ये क्या करते थे, ये जो तृतीय स्टेट के लोग हैं, किसान और मजदूर, इन लोगों से क्या करते थे, कारखानों और जो भूमि इनके अधिकार में है उस भूमि पर ये लोग क्या करते थे, तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा जो है काम कराते थे और उनको अपने मनमाने ढंग से मजदूरी देते थे, मजदूरी या वेतन देते थे अपने मनमाने ढंग से द्वितीय वर्ग के लोग। देखिए, यहाँ पे जो समाज था 3 स्टेट में बटा हुआ था, ये लिखा है। देखिए, प्रथम और द्वितीय वर्ग के जो ये लोग थे, ये इन लोग को कुछ विशेष अधिकार दिए हुए थे राजा के द्वारा। ये जो है उच्च वर्ग के लोग इनको कहा जाता था, ये उच्च वर्ग के लोग थे। और तृतीय स्टेट के लोगों पर ये क्या करते थे, अत्याचार करते थे। और तृतीय स्टेट के लोगों से एक मजदूरी कराई जाती थी और उनको मनमाने ढंग से जो है वेतन दिया जाता था, ये था। देखिए, तृतीय स्टेट में कौन कौन से लोग थे। अभी मैंने जो हम प्रश्न था वो ये था कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान वहाँ का समाज, ये लिखा हुआ है, कितने स्टेट में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट पादरी वर्ग है। प्रथम स्टेट यहाँ पे लिखा हुआ है पादरी वर्ग। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में सामंती या कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में देखिए कि कौन है, तृतीय स्टेट में देखिए किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग। तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग थे। जैसे मध्यम वर्ग में कौन आते हैं, बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील और जज, डॉक्टर, इंजीनियर जो थे वो क्या थे, वे मध्यम वर्ग में आते थे। ये सारे तृतीय स्टेट के लोग हैं, किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग। देखिए, ये फ्रांसीसी क्रांति का समाज था जो 3 स्टेट में बटा हुआ था। अब देखिए, अभी इसको आप अच्छे से समझेंगे। पहले तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई, आखिर मतलब फ्रांसीसी क्रांति का जो कारण क्या था। अगर कारण पूछे तो भी आपको यही लिखना है, अगर कि फ्रांसीसी क्रांति मतलब किन कारणों से हुई, फ्रांस में क्रांति के क्या कारण थे। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है तो आपको उत्तर में यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। देखिए, मैंने अभी बताया आपको कि मैंने ये वीडियो जो है 2 पार्ट में बांटा हुआ है। ये पहला पार्ट है मेरा, इसके बाद मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगी इसका, क्योंकि अगर बहुत लंबा हो जाएगा तो आपको भी पढ़ने में अच्छा नहीं लगेगा। तो देखिए, ये दूसरा पार्ट है। इसमें देखिए पहली हेडिंग क्या है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत निम्नलिखित परिस्थितियों में हुई। अब पहली हेडिंग क्या है, लुई सोल्वे का निरंकुश शासन। इस हेडिंग से आप समझ रहे होंगे, लुई सोल्वे का निरंकुश शासन, यानी कि जो वहाँ का शासक था उसमें कौन था, फ्रांस का शासक लुई 16वां, इसका नाम था लुई 16वां। यह आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रांसीसी क्रांति के समय जो है वहाँ का शासक कौन था, अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन में तो आपको क्या बताना है, वहाँ का शासक लुई 16वां था फ्रांसीसी क्रांति के समय।
लुई सोलवे का निरंकुश शासन, ये लिखा हुआ है हेडिंग यहाँ पे। देखिए इसका मतलब क्या है, लुई सोलवे का निरंकुश शासन से क्या मतलब है। देखिए जो लुई सोलवा था वो निरंकुश शासक था, एक स्वेच्छा से शासन चलाता था, मतलब अपने मनमाने ढंग से शासन चलाता था, जनसाधारण पर जो है अत्याचार करता था और उसको जनता के हित या अहित से कोई मतलब नहीं था। वो अपने तरीके से शासन चलाता था, उसको ये पता नहीं था कि मैं जो कर रहा हूँ वो जनता के हित में है या अहित में है, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। वो अपने तरीके से काम करता था। यहाँ पे लिखा हुआ है निरंकुश का मतलब ये होता है कि बिना अंकुश के जो कार्य किया जाता है। उस समय फ्रांस का शासक, फ्रांस में लुई सोलवे का शासन था, जो एक निरंकुश शासक था और मनमाने ढंग से शासन करता था। एक निरंकुश शासक था और मनमाने ढंग से शासन करता था और जनसाधारण पर अत्याचार किया करता था। कौन? लुई सोलवा। लुई सोलवे का शासन था। देखिए हेडिंग से ही आप समझ रहे होंगे कि हेडिंग के अंदर क्या होगा। अगर आप हेडिंग भी पढ़ लेंगे और उसके अंदर का थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे तो आप अपने तरीके से लिख सकते हैं। देखिए उसमें जो फ्रांस का शासक था वो लुई सोलवा था, जो एक निरंकुश शासक था और मनमाने ढंग से शासन करता था और जनसाधारण पर अत्याचार किया करता था। जनसाधारण पर अत्याचार किया करता था क्योंकि ये स्वेच्छाचारी शासक था और अपने जो है मनमाने ढंग से शासन करता था। अभी मैंने बताया आपको। अब देखिए दूसरी हेडिंग क्या है। दूसरी हेडिंग देखिए क्या है हमारी, प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोगों को प्राप्त विशेषाधिकार। प्रथम और द्वितीय एस्टेट के लोग, जो अभी मैंने आपको बताया था, पादरी वर्ग और कुलीन तथा सामंती वर्ग के जो लोग थे उनको सम्राट के द्वारा अर्थात वहाँ के शासक के द्वारा कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे। और ये जो विशेषाधिकार थे, देखिए अभी यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग के अंदर, देखिए फ्रांस के शासक लुई सोलवे के द्वारा प्रथम वर्ग पादरी तथा द्वितीय वर्ग सामंतिया कुलीन के लोगों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए थे तथा तृतीय वर्ग के लोगों को इन अधिकारों से वंचित रखा गया था। देखिए जो फ्रांस का शासक था यानी लुई सोलवा, उसने क्या किया था, उसने प्रथम और द्वितीय एस्टेट के जो लोग हैं उन्हें कुछ विशेषाधिकार दिए हुए थे, लेकिन तृतीय एस्टेट के लोगों को जो है इन विशेषाधिकारों से वंचित रखा गया था। उनको कोई विशेषाधिकार नहीं था और समाज में उनको कोई उच्च स्थान प्राप्त नहीं था। इसलिए क्या होता है, इसलिए जो तृतीय स्टेट के लोग हैं यानी कि किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग, ये जो है असंतुष्ट होकर फ्रांस में क्रांति करते हैं। वहाँ के सामाजिक वहाँ की जो सामाजिक ढांचा है उसको बदलने के लिए क्रांति करते हैं तृतीय स्टेट के लोग। देखिए अगर पूछा जाता है कि फ्रांस में क्रांति किसने की, तो तृतीय स्टेट के लोगों ने की, ये बताना है आपको। अब तीसरी हेडिंग देखिए क्या है, फ्रांस की खराब आर्थिक स्थिति। यहाँ पे देखिए फ्रांस की खराब आर्थिक स्थिति। अब देखिए हेडिंग के अंदर क्या है, फ्रांस ने अमेरिका के उपनिवेशों को ब्रिटेन के शासन से मुक्त कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए फ्रांस ने जो है अमेरिका के उपनिवेशों को ब्रिटेन के शासन से, ब्रिटेन मतलब इंग्लैंड, आपको पता होगा कि भारत भी जो है इंग्लैंड का जो है गुलाम रहा है पहले, और इसी तरीके से अमेरिका भी पहले क्या था, इंग्लैंड का गुलाम था। इसलिए फ्रांस ने जो है अमेरिका को स्वतंत्र कराने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसमें फ्रांस को लगभग 10 अरब लिवरे से भी ज़्यादा अधिक धन खर्च करना पड़ा, जिससे फ्रांस की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी। फ्रांस की जो है आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। इसलिए जो वहाँ के तृतीय एस्टेट के लोग हैं, गरीब किसान मजदूर, वो क्या करते हैं, उनकी जो है उनको वहाँ पे जीविका संकट हो जाता है, जिससे मतलब खाने का सामान जो है, खाने के जो उत्पाद होते हैं वो उनकी बहुत ज़्यादा महंगे हो जाते हैं। उन लोग को काफ़ी तकलीफ होती है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, क्रांति करते हैं। ये भी एक मेन कारण था इसका। देखिए चौथा, देखिए राजकोष में खोखलापन। राजकोष देखिए क्या होता है, हर राज्य में, या पहले क्या था, जब राजतंत्र था तो क्या था, उसमें हर राज्य में या हर देश में जो है एक राजकोष होता था। राजा के दरबार में एक राजकोष होता था राजा के पास, जिसमें जो है जनता के कल्याण के लिए जो है धन इकट्ठा किया जाता था। और जो राजकोष में खोखलापन आ गया था, जो फ्रांस का उसमें राजकोष था उसमें खोखलापन आ गया था। इस खोखलेपन का कारण क्या था, ये देखिए। फ्रांस के शासक के ऊपर दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने तथा फिजूल खर्ची का बोझ था। फ्रांस के शासक लुई सोलवे की पत्नी अत्यधिक फिजूल खर्ची करती थी, जिससे राजकोष में खोखलापन आ जाता था। और इसी खोखलेपन को दूर करने के लिए शासक द्वारा
जनसाधारण अर्थात तृतीय स्टेट के लोगों पर कर लगाया जाता था। देखिए यहाँ पे लिखा है फ्रांस के शासक के ऊपर दरबार की शानो शौकत को बनाए रखने और फिजूल खर्ची। देखिए वो फिजूल खर्ची क्या थी, जो फ्रांस के शासक की शासक लुई 16वें की पत्नी थी, मेरी था नाम उसका, मेरी एंटोनेट नाम था उसका। वो क्या करती थी, वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी। और इससे क्या होता था, इससे जो है वहाँ के राजकोष में बहुत ज़्यादा खोखलापन आ जाता था। और इस खोखलेपन को दूर करने के लिए वहाँ का शासक क्या करता था, वो तृतीय स्टेट के लोगों पर कर लगाता था। टैक्स यानी कि जो अभी भी आपको पता होगा, हम बहुत सारा सामान खरीदते हैं उस पर जो कर लगता है वही। तो फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, वो क्या करता था, वो तृतीय स्टेट के लोग अर्थात जो किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग के लोग थे उन पर क्या करता था, कर लगाता था बहुत ज़्यादा। लेकिन वो क्या करता था, यह कर सिर्फ तृतीय, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, प्रथम तथा द्वितीय एस्टेट के लोग इस कर से मुक्त थे। यहाँ पे पर लिखा हुआ है देखिए, लेकिन यहाँ पे कर होगा, इस कर से मुक्त थे। देखिए क्योंकि यह कर व्यवस्था केवल तृतीय स्टेट के लोगों अर्थात किसान, गरीब, मजदूर और मध्यम वर्ग पर ही लागू थी, इसलिए तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा क्रांति की जाती है। देखिए फ्रांस के शासक लुई 16वें की जो पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, और इस फिजूल खर्ची से जो भी राजकोष में खोखलापन आता था, उस खोखलेपन को पूरा करने के लिए फ्रांस का शासक यानी लुई 16वां जनसाधारण पर अर्थात जो तृतीय स्टेट के लोग हैं उन पर कर व्यवस्था लागू करता है, कर लागू करता है। लेकिन वो क्या करता है, इसके साथ ही वो जो प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग, जो अभी मैंने बताया था, ये जो है उच्च श्रेणी के लोग थे, इनको उच्च श्रेणी का माना जाता था उस समय। इन लोगों पर कर व्यवस्था लागू नहीं करता है, सिर्फ तृतीय स्टेट के लोगों पर करता है। और इससे क्या होता है, इसलिए जो है तृतीय स्टेट के लोग बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं, और जो है क्रोधित हो जाते हैं, और क्रांति की जो ज्वाला जो है उनके मन में और ज़्यादा भड़कने लगती है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, इस सामाजिक ढांचे से वो खुश नहीं होते हैं, इस सामाजिक स्थिति से वो खुश नहीं होते हैं, इसलिए क्रांति करते हैं फ्रांस में। क्योंकि वहाँ पे तृतीय स्टेट के लोगों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जाता था फ्रांस के शासक द्वारा और प्रथम तथा द्वितीय स्टेट के लोगों द्वारा, इसलिए तृतीय स्टेट के लोग जो है वहाँ की जो सामाजिक स्थिति थी उससे परेशान थे। मेन कारण यही था। देखिए 5वीं हेडिंग देखिए क्या है आपकी, मजदूरों तथा किसानों का शोषण। मजदूरों और किसानों का शोषण हो रहा था उसमें। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, उस समय मजदूरों, व्यवसायियों तथा किसानों का शोषण किया जाता था। किसानों और मजदूरों से दिन भर खेतों में काम कराया जाता था और उन्हें अपनी मर्जी से मजदूरी दी जाती थी। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो फ्रांस का जो शासक था लुई 16वां, उसने द्वितीय वर्ग के जो लोग थे, सामंती और कुलीन वर्ग, उन लोगों के अधिकार में सारे कारखाने और जितनी भी भूमि थी उन लोग के अधिकार में दे दी थी, उन लोग को दे दी थी। और उनसे ये कहा गया था कि आप जो है खेतों में जो है किसानों और मजदूरों से काम कराओ और उन्हें अपनी मर्जी से उन्हें जो है दिन मजदूरी दो। तो इससे क्या होता था, जो सामंती वर्ग के लोग थे वो क्या करते थे, दिन भर खेतों में जो है मजदूरों और किसानों से काम कराते थे, कारखानों में, खेतों में जो है काम कराते थे दिन भर, और उसके बाद जो है उन्हें अपनी मनमर्जी से जो है मजदूरी दिया करते थे। और इससे क्या हो रहा था, इससे मजदूरों और वहाँ के जो व्यवसायी थे, कर्मचारी थे, कंपनी वगैरह में जो काम करते थे, कारखानों में जो काम करते थे, वहाँ के जो मजदूर थे उनका शोषण हो रहा था। इसलिए देखिए उन लोग का जो है प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों द्वारा शोषण हो रहा था, इसलिए तृतीय स्टेट के लोग जो है क्रांति करते हैं। देखिए फ्रांसीसी क्रांति जो है किनके द्वारा की गई थी, तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा। सबसे मेन कारण यही था कि वहाँ पे तृतीय स्टेट के लोगों पर अत्याचार किया जाता था और उन्हें समाज में कोई अच्छी, कोई मतलब उच्च स्थिति प्राप्त नहीं थी उनको, और उनका कोई सम्मान नहीं होता था, इसलिए तृतीय स्टेट के लोगों द्वारा ये क्रांति की जाती है। देखिए ये मैंने बताया भी आपको कौन सा प्रश्न था, यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई। मतलब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, तो आपको उत्तर यही लिखना है, क्योंकि यही उसका उत्तर होगा कि लुई 16वें का निरंकुश शासन था और प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोग थे जो उनको विशेषाधिकार दिए गए थे, लेकिन तृतीय स्टेट के लोगों पर अत्याचार किया जाता था। और फ्रांस की खराब की स्थिति थी और राजकोष में खोखलापन, अभी मैंने आपको बताया कि जो उसकी पत्नी थी वो बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची करती थी, इसलिए राजकोष में खोखलापन आ जाता था और खोखलेपन को पूरा करने के लिए जो शासक था वो तृतीय स्टेट पर कर लगाता है। ये था, इनके ये कारण थे कि फ्रांस में जो है क्रांति क्यों हुई। 5वीं हेडिंग देख लीजिए, मजदूरों तथा किसानों का शोषण हो रहा था उस समय।
ये देख लिया, 3 प्रश्न मैंने आपको करा दिए। देखिए ये चौथा प्रश्न है, 5वां। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन और हैं, इन्हें मैं आपको अगली वाली वीडियो में कराऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। देखिए मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिए, ये स्पेशली क्लास 9th के लिए है। ये पार्ट 1 था, फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट 1 था। अगर आप किसी और क्लास में हैं और आपके में फ्रांसीसी क्रांति वाला टॉपिक है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो है, आप इसे देख लीजिए। अगर आप किसी दूसरी क्लास में पढ़ते हैं तो देखिए पढ़ना यही है, उसमें भी यही पढ़ना है कि फ्रांसीसी क्रांति क्यों हुई थी, कौन था वहाँ का शासक और वहाँ की सामाजिक स्थिति कैसी थी, यही पढ़ना है। अगर आप किसी दूसरी क्लास में हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने ये स्पेशली जो वीडियो है ये क्लास 9th के लिए बनाया है। अगर आप किसी और क्लास के हैं तो आप देख सकते हैं। देखिए मैंने 3 क्वेश्चन इसमें आपको करा दिए पार्ट 1 में, इससे आगे का मैं जो है पार्ट 2 में कराऊंगी आपको। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारा आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं अपने पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।